अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू। हम HSC जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे थे। आज हमारी 6th ट्रेनिंग है। मैं हूं आपका ट्रेनर मुशाहिद अदर। दोज हू डोंट नो मी, आई एम HSC मैनेजर सर्विंग इन रिप्यूटेड ऑयल एंड गैस सेक्टर। हमने फर्स्ट 5th ट्रेनिंग में 53 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। देखिए, सर्किट ब्रेकर क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं। देखिए, होता यूँ है कि जो भी आपका पावर सोर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डीबी है, वहाँ से पावर ने हर इक्विपमेंट में, टूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो वहाँ हम सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। अब होता यूँ है, जब कोई फॉल्ट करंट हो, ओवरलोड हो, शॉर्ट सर्किट हो, तो इसे पता चल जाता है और ये पावर सप्लाई को डिसरप्ट कर देता है ताकि पर्सन और इक्विपमेंट्स दोनों सेव हो जाए। टाइप्स RCCB, ELCB, MCB, MCCB, ACB सारी इसकी टाइप्स हैं और हर जगह डिमांड के मुताबिक यूज़ होते हैं। देखें, जो जनरेटर्स है वो हर इंडस्ट्री की नीड है। तो अब जनरेटर से रिलेटेड HSC की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो HSC रिप्रेजेंटेटिव को पता होनी चाहिए। अगर वो आपसे पूछता है कि हम जनरेटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, नए जनरेटर को, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस आप हमें प्रिस्क्राइब करेंगे। देखिए, सबसे पहले उसका फिज़िकल सेटअप, जहाँ आपने उसे रखना है, उस फिक्स स्लैब बनाएंगे, उसकी बर्निंग वाल बनाएंगे। अगर उसे रूम में रख रहे हैं तो उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन होंगे। अब ऐसे आप जनरेटर को नहीं प्लेस करके यूज़ कर सकते। आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट से NOC लेना होता है, फिर आपने वहाँ उसे प्लेस किया, आपको अर्थिंग करनी है और आपने सर्किट ब्रेकर्स भी यूज़ करनी है। थर्ड, फायर एंड एमरजेंसी। देखें, फायर ब्रोक हो सकती है क्योंकि उसमें डीजल है, तो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, ब्लैंकेट्स होने चाहिए, सैंड बकेट्स होने चाहिए, और वहाँ डीजल भी स्पिल हो सकता है तो आपके पास स्पिल किट्स होनी चाहिए। अब जनरेटर आपने प्लेस कर दिया है, अब असल ड्यूटीज़ अब फिर स्टार्ट होंगी। आपने इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस आ जाती हैं, आपने हर मंथ उनके एमिशन टेस्टिंग करानी है, उसके नॉइस लेवल को मॉनिटर करना है, क्योंकि जनरेटर ख़राब होगा तो उसका नॉइस बढ़ जाएगा। और जो एग्जॉस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इर्द गिर्द वर्कर काम कर रहे हैं तो उसे डायरेक्ट अवे फ्राम द वर्कर्स करना है। और जब आप इसे ऑन कर रहे होते हैं, ऑफ़ कर रहे होते हैं, तो बैरिकेड करें, साइन प्लेस करें, एथोराइज कॉम्पिटेंट पर्सन ही इसे यूज़ करें, और कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए कि हाँ, मैं अब जनरेटर के साथ काम करने लगा हूँ। आप इंडस्ट्री में एक चीज़ सुनते हैं, हाउस कीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउस कीपिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक CCR है, सेंट्रल कंट्रोल रूम है, जहाँ से कमांड्स दी जाती हैं कि इतना वाल्व ओपन कर दो, इतना क्लोज कर दो। MCC मोटर कंट्रोल सेंटर, बेसिकली किस इक्विपमेंट, कंप्रेस टरबाइन, पंप को चलाना है या बंद करना है, वो MCC से हो रही होती है। अब यहाँ हाउस कीपिंग क्यों रिक्वायर्ड है। देखें, हाउस कीपिंग नहीं होगी अगर कोई भी पेपर, प्लास्टिक, कोई भी है चीज़, तो उससे फायर लोड बढ़ जाएगा, ट्रिप हैज़र्ड बढ़ जाएगा, डस्ट एकमुलेशन हो जाएगी, ट्रिप हैज़र्ड है और आर्क फ्लैश भी हो सकता है। क्वेश्चन 67 है, पूछा जाता है कि जो फोम टाइम फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें वाटर और फोम की कितनी कंपोजिशन है। देखें, वाटर 97% होता है और फोम जो केमिकल है वो 3% मोस्टली होता है। अब इसकी कितनी टाइप्स हैं। फोम के 2 टाइप्स हैं, क्या AFFF और एक है ARFF। A है एक्वस फिल्म फार्म फोम और ARL कोल रेजिस्टेंट फॉर्मिंग फोम। मतलब क्या है, देखिए, अगर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन वगैरह की स्पिलेज है, जो फ्लेमेबल गैसेज हैं, तो उसके लिए AFFF यूज़ करते हैं। आपको इंडस्ट्रीज में ये यूज़ नज़र आएगा। जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो अल्कोहल, मेथनॉल वगैरह यूज़ होते हैं, तो वहाँ हम ARFF यूज़ करते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें गेज नहीं होती, क्यों नहीं होती। देखिए, जो पहले एक बात समझिए, जो CO2 है ना, ये है गैस, लेकिन सिलेंडर के अंदर मोस्टली लिक्विड में है। अब सारी भी लिक्विड में नहीं है, कुछ लिक्विड में है, कुछ गैसेस में है। गैसेस हर वक्त होते हैं। अब सुबह के टाइम टेम्परेचर कम है तो CO2 जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुई है वो थोड़ी है। दिन को 40-50 C पे टेम्परेचर राइज हो गया है, तो अब जो गैसेस हैं वो CO2 जो गैसेस फॉर्म में है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, जो आपकी गेज है उस पर रीडिंग डिफरेंट आएगी टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, इसीलिए हम गेज यहाँ यूज़ नहीं करते। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है।
देखिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इस लीवर है या पिन है, ये क्राउड हो चुकी है। अब इसकी कुरैयन को किस तरह हम रिमूव करते हैं? हम इसके लिए केमिकल स्प्रे यूज़ होते हैं, उसका नाम है WD-40, हम वो यूज़ करते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में ना, जहाँ H2S का ख़तरा होता है, वहाँ वो एक टॉक्सिक गैस रेफ्यूजी रूम बिल्ड करते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये एक इस तरह का रूम है कि अगर H2S कोई हैज़र्डियस पॉइजनस टॉक्सिक गैस रिलीज़ हुई है तो फ़ौरन इस रूम में आ जाती है। ये रूम एयर टाइट होता है, गैसेस के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, और इसको लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हर चीज़ होती है कि वहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं और इशू ना हो। हम अब गौर करें, अब हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ऑयल एंड गैस सेक्टर में H2S सबसे डेंजरस पॉइजनस टॉक्सिक गैस। अब H2S का प्रॉब्लम क्या है? इनविजिबल है, आपको नज़र नहीं आती, पॉइजनस है, टॉक्सिक है, कुरसिव है, एक्सप्लोजिव है, तमाम इशू इस गैसेस में है। इसकी स्मेल क्या है? रोटन एग की तरह है। और ये करती क्या, आप थोड़ी देर अगर आप इनहेल करेंगे तो आपका जो सांस लेने का सिस्टम है उसे पैरालाइज कर देगी और मिनट्स में डेथ हो जाती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? 1.189 टाइम एयर से हैवियर है। LEL, इसकी LEL 4.3% है और UEL 44 to 46% है। इसके पूछ सकते हैं कि इसके अदर नेम्स क्या हैं? सोअर गैस है, रोटन एग गैस है, सल्फेटेड हाइड्रोजन है, स्टिंग डंप है, हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्राइड है, सीवर गैस है, सल्फेन है। ये इसके डिफरेंट टेम्परेचर है और इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? 260 C है। देखिए H2, अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो H2S के बारे में तो वो लास्ट में पूछेगा, तो H2S के बारे में आपको चीज़ें जहन में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपसे वो लाजमी क्वेश्चन पूछेगा वो ये है, वो कहेगा अच्छा मुझे ये बताओ H2S की लिमिट्स क्या हैं। अब वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप TWA लिमिट बताओ, टेल लिमिट बताओ, स्टेल लिमिट बताओ और IDLH लिमिट बताओ। मोस्टली ओशास के यूज़र होते हैं। TW टाइम वेटेड एवरेज बेसिकली ये है कि 8 आवर्स में इससे ज़्यादा जो वर्कर्स है एक्सपायर ना हो। अब हम उनको 3 स्टैंडर्ड्स बताएंगे, उसने एक पूछा, हम 3 बताएंगे और उसके बाद उसने फिर हमें से H2S का क्वेश्चन पॉइंट। एक हम बताएंगे ओशा स्टैंडर्ड, ओशा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। एक है NIOSH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। एक है ACGIH, अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट। अब ओशा ये कहता है जो TWA है वो 10 ppm होना चाहिए। NIOSH भी कहता है कि 10 ppm होना चाहिए। ACGH कहता है कि 1 ppm होना चाहिए। TWA और PEL, REL ये तकरीबन एक जैसी चीज़ें। ओशा TWA कहता है, NIOSH PEL कहता है। अब जो स्टेल है, स्टेल होती है सिर्फ आपने 50 मिनट्स के लिए जाके वहाँ काम करना है। अब स्टेल ओशा के नज़दीक 20 ppm है, NIOSH के नज़दीक 10 ppm है और ACGH के नज़दीक 5 ppm है और IDLH तीनों के लिए ही केसेस में 100 ppm है। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, मैंने भी एक ट्रेनिंग कैंप में आपसे पूछा था, स्काबा, साबा और एल्सा में क्या डिफरेंस है। स्काबा ये है कि फायर फाइटिंग है, किसी को रेस्क्यू करना है तो आप तब यूज़ करते हैं और इसका जो टाइम है ड्यूरेशन 30 to 60 मिनट तक जो सिलेंडर होता है वो आपको एयर प्रोवाइड कर सकता है। साबा ये है कि आपने कंटिन्यूसली वर्क करना है, काफ़ी घंटे हैं, तो आप एयर कंप्रेसर जो बाहर इनलेट कार्ट है उसके साथ अटैच कर देते हैं सेकंड इसमें, वहाँ से कंटिन्यूस फ्रेश एयर आपको रिसीव होती रहती है, आप काम करते रहते हैं कन्फाइंड स्पेस में। इसमें ड्यूरेशन की कोई लिमिट नहीं है। फिर है एल्सा। एल्सा यूँ है, ये ना इंडस्ट्रीज़ में एक मखसूस पॉइंट पे ना ये एल्सा मास्क होते हैं, एक सिंपल सा ऑपरेटर से इसे आप चेहरे पे लगाते हैं और ये आप रूम से भाग जाते हैं। याद रखिएगा ये ख़ुद को सिर्फ अपने एस्केप के लिए, ये एमरजेंसी एस्केप ओनली है और ये आपको 10 से 50 मिनट्स की फ्रेश एयर आपको एयर प्रोवाइड कर सकता है। तो स्काबा फायर फाइटिंग के लिए, रेस्क्यू के लिए, साबा कंटिन्यूस लॉन्ग वर्क के लिए और जो एल्सा है खुद को सेव करने के लिए। एल्सा के साथ आप किसी और को सेव नहीं कर सकते। अच्छा, एक और इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि H2S सिस्टम को किस तरह डिटेक्ट करते हैं। 3 टाइप्स है हमारे पास। एक पर्सनल टॉक्सिक लिक्विड मोनीटर्स है, हमारे अपने पास होता है, पॉकेट्स में होता है, बेल्ट के साथ है, जिस पर सारी रीडिंग्स आ रही है कि इस टाइम H2S इतनी है, फलां गैस इतनी है। एक पोर्टेबल मोनीटर्स होते हैं, ये
इस तरह के मोनीटर्स होते हैं, आप इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट में H2S की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए। इसकी रेंज 15 मीटर है। तीसरा है फिक्स पॉइंट सिस्टम। ये पॉइंट पे फिक्स्ड होते हैं, परमानेंटली इंस्टॉल होते हैं। ये वहाँ आपको रीडिंग दे रहे होते हैं कि H2S की इतनी लिमिट है। अभी आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में सुना था कि किसकी कितनी लिमिट हो। अच्छा, फिर ना एक और अहम टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है, कहते हैं व्हाट आर H2S गैस अलार्म लेवल एंड कलर इंडिकेशन। अलार्म का बताओ हमें, ठीक है, कब कौन सा अलार्म बजेगा और उसका क्या कलर होगा। अगर आप इन टॉक्सिक क्लिप पे देखें तो ये आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ग्रीन और रेड, येलो। अब जो टॉक्सिक क्लिप पे अलार्म पे अगर आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है तो अब यानी कि उसकी जो पीपीएम है इसकी 0 से 9 पीपीएम है। अगर आपको येलो कलर नज़र आ रहा है तो इसकी पीपीएम 10 से 14 है। अगर आपको रेड कलर नज़र आ रहा है तो यानी कि पीपीएम 15 से ज़्यादा है। तो ग्रीन और येलो पे आप काम कर रहे होते हैं, ग्रीन पे सेफली काम कर रहे होते हैं, येलो पे आप सिचुएशन को रेक्टिफाई करते हैं। और अगर रेड अलार्म या रेड कलर शो होता है तो आप फ़ौरन काम को स्टॉप कर देते हैं। ये एक डेंजरस कंडीशन है। आपके लिए दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ये है, स्काबा तो हमने स्टडी कर लिया, लेकिन स्काबा को आप कितने तरीक़ों से पहन सकते हैं और कितने स्टेप्स हैं, आपने ये बताना है। दूसरा, कौन सी गैस को हम साइलेंट किलर कहते हैं। तो आज की ट्रेनिंग के लिए इतना ही। जो न्यू थे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उन्हें तमाम प्रीवियस वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगा। और जो भी आपके HSC से रेलिवेंट कंसर्न दोस्त हैं, भाई हैं, उनके साथ आप ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो फर्स्ट गो में ही HSC इंटरव्यू को क्रैक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। आप भी किसी मखसूस टॉपिक पे HSC ओपिनियन चाह रहे हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।